नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 अप्रैल। आज हम लोग देखेंगे कि डेली क्विज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसा कि आपको पता है, आपके लिए स्पेशली टारगेट प्रीलिम्स 2023 ये जो सीरीज चल रही है, उसमें आज आपने एनवायरनमेंट का लेक्चर देख लिया होगा। कल इसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा इसी चैनल पर लाइव सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरे मंथ का जो शेड्यूल है ये आपके सामने कई बार आपको दिया जा चुका है, तो इसका रिमाइंडर अभी से सेट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, अनुभव मंटपा या अनुभव मंडप भी इसे कहते हैं, दुनिया की पहली संसद माना जाता है, किसके द्वारा स्थापित करी गई थी। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, बट इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए। अब ये चर्चा में देखिए क्यों आए, क्योंकि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा है, परंतु यहां पर गुरु बसवेश्वरा जी का जिक्र हुआ है, इस वजह से ये अनुभव मंडप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि कर्नाटका में ना इस अनुभव मंडप का निर्माण हो रहा था। बेसिकली किस जगह में, अगर जिले की बात करें तो बीदर जिला है, वहां पर बसव कल्याण आपको एरिया मिलेगा, उस एरिया में इस मंडप का निर्माण हो रहा था। इसको बेसिकली दुनिया की फर्स्ट पार्लियामेंट की संज्ञा भी दी जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, यहां पर जिस तरीके से आज की पार्लियामेंट आप देखते हो ना, लोकसभा राज्यसभा, तो ऐसे ही यहां पर पार्लियामेंट हुआ करती थी। बट डिफरेंस ये था कि इस पार्लियामेंट में जो लोग होते थे, आज की डेट में वो लोग इलेक्टेड होते हैं, बट यहां पर जो लोग थे वो नॉमिनेटेड थे। ठीक है, अब नॉमिनेटेड किस बेसिस पे उनको करा जाता था, तो उनको स्पिरिचुअल नॉलेज होनी चाहिए, इस फील्ड में उनके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब यहां पर हायर अथॉरिटी के द्वारा इस अनुभव मंडप की सभा में इनको नॉमिनेट करा जाएगा। यहां पर ना इसको संसद इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि बेसिकली यहां पर ऑल आर इक्वल, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ते हैं ना, ये उस टाइम पर ही मौजूद था। यहां पर वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए थे मेन के बराबर। यहां पर जो अस्पृश्यता होती, जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, इसका भी कोई प्रावधान नहीं था। तो आप देखो कि उस टाइम पर लोकतंत्र के जो ये मूल्य हैं, ये साफ साफ अनुभव मंडप में देखने को मिलते थे। अब बेसिकली यहां पर भगवान बसवेश्वरा की बात हो रही है, तो इनके बारे में भी जान लीजिए। लिंगायत जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना का श्रेय इनको जाता है। दार्शनिक समाज सुधारक कहे जाते हैं। इसी के अलावा इन्होंने बेसिकली जो सबसे ज्यादा काम किया है वो किया है हमारा जो समाज है उसको जाति विहीन करना। ठीक है, तो अब अगर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मिड डे मील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का पता लगाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में मध्याह्न भोजन योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। मिड डे मील रूल्स 2015 में स्कूल के पास उपलब्ध अन्य निधियों के अस्थायी उपयोग के लिए प्रावधान है। यदि स्कूल किसी भी कारण से मिड डे मील निधि समाप्त कर देता है, बच्चों को भोजन परोसने का स्थान केवल विद्यालय होगा। यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता, खाना पकाने की लागत, ईंधन या रसोईया सह सहायता की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से स्कूल में मध्याह्न भोजन प्रदान नहीं किया जाता है, तो केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहाँ पर जो मिड डे मील वर्कर्स हैं हरियाणा के अंदर, उनको बहुत समय से जो उनका वेतन है वो नहीं मिला है, तो इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से मिड डे मील जो है वो चर्चा में आ जाती है। मिड डे मील के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लीजिएगा। क्लास फर्स्ट से लेकर 8th तक, या अगर उम्र की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनको गर्म और पका हुआ भोजन विद्यालय के अंदर उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य था। बेसिकली इसका कराने का जो मेन एम था वो ये था कि स्कूल में ना जो नामांकन है बच्चों का, उसको बढ़ाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से इस योजना को चलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये केवल एक योजना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है ना, उसके अंडर में जो प्राथमिक विद्यार्थी होते हैं, उस लेवल के सभी बच्चों का अधिकार है कि वो भोजन यहां पर मांगे। पहली बार अगर आप देखोगे तो 1925 में जो चेन्नई है, इसके नगर निगम के द्वारा ऐसी स्कीम का स्टार्ट करा गया था। अब ये मिड डे मील रूल्स 2015, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। इसमें क्या होता है कि अगर स्टेट को लगता है कि उसका जो मिड डे मील का फंड है वो खत्म हो गया है, तो वो अदर फंड से भी इसके लिए पैसे निकाल सकते हैं। यहां पर अगर बच्चे को किसी भी कारणवश अगर भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और यहां पर उसको फूड अलाउंस यानी कि भोजन का भत्ता भी यहां पर देने का प्रावधान रखा गया है। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं, तो देखिए एनएफएसए 2013 में मध्याह्न भोजन योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रावधान है। एकदम सही कथन है ये। जो मिड डे मील रूल्स 2015 है,
उसमें मैंने आपको बताया कि फंडिंग अगर नहीं है तो अन्य जो फंड्स हैं उनके लिए उनसे राज्य इस योजना के लिए फंड निकाल सकता है। बच्चों को भोजन परोसने का जो स्थान है वो केवल विद्यालय में होगा, और यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता होती है किसी भी कारणवश तो केंद्र सरकार का यहां पर दायित्व नहीं है सुरक्षा भत्ता का भुगतान करना, यहां पर राज्य सरकार का दायित्व है। तो चौथा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहले 3 स्टेटमेंट एकदम सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यह एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी और सिफारिशें करता है। इसकी स्थापना 2009 में G33 के तत्वाधान में की गई थी। आर्थिक मामलों के विभाग में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सचिवालय FSB के साथ भारत के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा जो पोंजी एप्स होते हैं ना, जो पोंजी स्कीमें प्रमोट करते हैं, उनको यहां पर प्रतिबंधित करने का प्रयास करा जा रहा है। अब पोंजी ऐप की जब बात करते हैं तो इसमें देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि यहां पर ये लोग ऐसा एडवर्टीजमेंट करते हैं कि जिसमें जोखिम जो है, रिस्क बहुत कम है, और उसके अलावा जो रिटर्न मिलता है ना वो बहुत ज्यादा हाई मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो इस एडवर्टीजमेंट के चक्कर में यहां पर अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी जो एप्स हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए यहां पर बातचीत हो रही है। तो अब इन्हीं चीजों के बारे में अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड के लेवल पर ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है उसके बारे में बात होती है, और 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी G20 के तत्वाधान में। अगर इसके हेडक्वार्टर की आप बात करोगे तो बेसेल में पड़ेगा। बेसेल कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो ये सब जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं इनको अपनी कॉपी में नोट करते रहा करिए। जितनी भी इस तरीके की फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज होती हैं, या इन पॉलिसीज का सुपरविजन करना, इनको देखना कि भैया ये पॉलिसी सही लेवल पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको रेगुलेट करना, ये सारा काम किसका होता है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड का होता है। तो अब देखते हैं, जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है, बिल्कुल सही है। वित्तीय प्रणाली की निगरानी और सिफारिशें करता है। इसकी स्थापना 2009 में G33, ये गलत हो जाएगा, यहां पर G20 होना चाहिए, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आर्थिक मामलों के विभाग में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। अब देखिए ये वाला FSDC की बात करेंगे तो ये हमारे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसकी अध्यक्षता हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इनके अलावा इसके जो सदस्यों में आते हैं वो RBI, सेबी, PFRDA या IRDA, ठीक है। तो ये इनके जो प्रमुख सचिव होते हैं वो सब इसके पूरे सदस्य होते हैं, ठीक है। 2008 में एक समिति बनाई गई थी, रंगराजन समिति, ठीक है। उन्होंने इस परिषद का प्रस्ताव रखा था। तो FSDC का सचिवालय FSB के साथ भारत के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों के नियामकों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ कार्य करता है। तो यह स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। तो यहां पर हमारा परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मूल संरचना सिद्धांत, यानी कि यहां पर बात हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका हिस्सा है। बेसिक सा प्रश्न है, आपको पता है केशवानंद भारती का केस सबने सुना होगा, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज डेट क्या है। आज है 24 अप्रैल, और आज ही के दिन 1973 में इस केस के माध्यम से जो संविधान की मूल संरचना होती है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, उसका ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। चलिए कमेंट करके बताइए, आज ही के दिन यानी कि 24 अप्रैल को एक और ऐतिहासिक दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा दिवस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हिंट कर देता हूं कि इसका भी संबंध पॉलिटी से ही है। तो देखिए यहां पर बात करेंगे तो शक्तियों का जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, तो ये हमारे मूल सिद्धांत का हिस्सा है। न्याय तक सभी की जो प्रभावी पहुंच होनी चाहिए, ये हमारे मूल सिद्धांत का हिस्सा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ये हमारा मौलिक ढांचा है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में सामंजस्य और संतुलन, आपको पता होगा NM थॉमस बनाम केरला राज्य, इसमें इस स्टेटमेंट का अर्थ बताया गया था। तो ये भी हमारे मौलिक ढांचे का हिस्सा है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, ये हमारे मौलिक ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1, 3, 4, 5। 2008 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, बिस्फेनॉल ए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में BPA कहते हैं, ये क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, कई बार हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो इसको लगाइए, वीडियो को पॉज करके मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है सी, खाद्य पैकेजिंग सामग्री के लिए जो एक रसायन इस्तेमाल होता है उसी को बोलते हैं बिस्फेनॉल ए। अब देखिए ये जो बिस्फेनॉल ए है ना, ये एक रसायन है, एक केमिकल है। चाहे आपको प्लास्टिक बनानी हो या आपको रेजिन बनाना हो, तो इसके लिए आप कई सारे रसायनों का यूज करते हैं। उसी रसायन में अगर BPA का इस्तेमाल करा जाता है तो इन चीजों का निर्माण हो जाता है। इनसे बनने वाली जो प्लास्टिक होती है उसके बारे में बोला जाता है, एक तो वो पारदर्शी होती है और मजबूत होती है। जैसे आप देखोगे कॉम्पैक्ट डिस्क पहले आती थी, या जो आज भी पे कंटेनर्स होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं। जो हमारे डिनर वेयर होते हैं यानी कि डिनर सेट होते हैं वो इस BPA के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल यहां पर करते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी।
अब देखिए, आज के तथ्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, क्योंकि ये पहली बार ऐसी गणना हो रही है। इसको बोल रहे हैं जल स्रोतों की गणना, और ये बेसिकली कौन से मंत्रालय के द्वारा हो रही है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आज ही की डेट में पीआईबी का आर्टिकल है, भारत में पहली बार हो रही है, इसलिए हमारे लिए ये गणना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया, 24 लाख से अधिक जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट यहां पर जारी करी गई है, इसको याद रखिएगा। इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैंने यहां पर आपको पीडीएफ में दे दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूं। देखिए, भारत में ना 3 चीजें इन्होंने काउंट करी हैं। एक तो होता है तालाब, एक होता है टैंक, और तीसरी चीज है झीलें। ठीक है, इन 3 चीजों को पूरे भारत में काउंटिंग करी गई है, तो इसकी टोटल संख्या जो आई है वो 24.24 लाख आई है। इतने वाटर बॉडीज यानी कि जल निकाय भारत में हैं। अब इन ये जो 3 है ना, इसमें कई सारे होंगे जो नेचुरल होंगे, कई सारे होंगे जो मानव के द्वारा निर्मित होंगे, तो दोनों को ही यहां पर काउंट करा गया है। अगर मैक्सिमम जल निकाय की बात करेंगे ना, तो उसमें पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर आता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर उड़ीसा आता है, और 5वें नंबर पे असम आता है। ये टॉप 5 स्टेट है, इनको जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बताऊं ना, पश्चिम बंगाल में ना 7 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, जिसमें सबसे मैक्सिमम है तालाब और जलाशय। तो अगर कहीं पर यह कथन लिखा हुआ है कि मैक्सिमम तालाब और जलाशय कहां पर हैं, तो उसमें भी पश्चिम बंगाल आगे है। परंतु एक चीज याद रखिएगा, जैसे इसमें आंध्र प्रदेश टोटल जल निकाय में 3rd नंबर पे है, मगर अगर यह पूछा जाएगा कि मैक्सिमम टैंक कहां पर हैं, ठीक है, तो वो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार तमिलनाडु की जब बात करेंगे ना, तो तमिलनाडु में मैक्सिमम झीलें आपको देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के नाम एक खिताब आता है, वो ये है कि भैया जल संरक्षण योजना के बारे में, इसके क्रियान्वयन के बारे में जो सबसे अच्छा राज्य है वो कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। तो ये हमारे यूपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार कुछ पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल की बात हुई है, तो देखो तालाब और जलाशय सबसे ज्यादा हैं, प्लस टोटल जो जल निकाय हैं वो भी सबसे ज्यादा हैं। वेस्ट बंगाल में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है 24 परगना, नाम इसका सुना होगा सभी ने। तो 24 परगना ये इंडिया का मैक्सिमम जल निकाय वाला जिला नियुक्त हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। इसमें ना कुछ जलाशय ऐसे हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण करा गया है, तो अगर अतिक्रमण का डेटा निकाला जाएगा तो इसमें मैक्सिमम अतिक्रमण जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, और मिनिमम आपको शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर जल निकाय के स्वामित्व की बात करेंगे ना, किस पर इसका अधिकार है, तो निजी स्वामित्व की जहां पर बात करेंगे तो 55% जल निकाय ऐसे हैं जिसके ऊपर निजी स्वामित्व है। तो ये जो कुछ रिपोर्ट्स में मैंने आपको तथ्य बताए, ये याद रखिएगा, ये इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे, तो इसमें भी देख के आप इसको पढ़ सकते हो। चलिए, आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न तो कर्नाटका में चूंकि अनुभव मंडप की बात हुई है, तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछता हूं। एक आंदोलन है जिसका नाम है वचन सुधार आंदोलन, मेरे को कमेंट करके बताइए ये आंदोलन क्या है। और दूसरा प्रश्न पूछता हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, वासेनार एग्रीमेंट क्या है। दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।